गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम अपने चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है वो सारा कुछ आपको याद होगा। आपको करना ये होना चाहिए कि जब भी आपको मौका मिले या जब भी नेक्स्ट लेक्चर आप पढ़ रहे हो या फिर एंड लेक्चर की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो सारे के सारे वो जो चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज़ थे वो सारे के सारे एक बार वापस से देख लो। ठीक है, इससे हेल्प ये मिलता है कि आपका रिवीजन भी एक तरीके से हो जाता है और चीज़ें वापस से रिकॉल भी हो जाती हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने अपीयरेंस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन में अपीयरेंस के बाद हमने हार्डनेस वगैरह भी पढ़ा था। हार्डनेस के साथ में कुछ चीज़ें और पढ़ी थी। मुझे लगता है कि लास्ट में हमने बॉयंस भी देखा था। बॉयंट फोर्स के बारे में बात करी थी। बॉयंट फोर्स या फिर बॉयंस का एक और नाम हो सकता है अपथ्रस्ट। मतलब कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ थ्रस्ट कर मार रही हो, या एक थ्रस्ट कुछ नहीं होता है, एक फोर्स होता है। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई बोले थ्रस्ट तो वो आप बोल सकते हो कि एक तरीके का फोर्स है। और कहीं पे कोई अगर कोई स्ट्रेस की बात करें तो वहाँ पे एक तरीके का प्रेशर है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और जो है अगर ऐसे करके आपको रिवाइज करते रहते हो चीज़ों को, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमने लास्ट में जो बॉयंट फोर्स है वो ही है सिर्फ, जिसमें थोड़ा सा एक हाई फाई सा दिया हुआ है कि उसको याद करने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है। कि अगर आप वैसे अपने लैंग्वेज में लिखना चाहो कि देयर इज़ सम फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड बाय लिक्विड या फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज़ बीइंग पुट इनटू। ठीक है, तो इससे आप बता सकते हो। ऐसे करके मतलब आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो भी बुक में लिखा हुआ है या फिर जो भी नोट्स में लिखा हुआ है उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को ही लिखना। वो मीनिंग सेम होनी चाहिए, इमोशंस सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है डेंसिटी। अब डेंसिटी से पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ कि जो भी आपको टर्म्स मिल रहे हैं, जो भी नए नए टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं, की वर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में कितना भी जितनी जिस मर्ज़ी में जैसे मर्ज़ी वैसे लिख सकते हो, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको की वर्ड्स लिखना बहुत ज़रूरी है। अब पता चला बॉयंट फोर्स आपने लिखा हुआ है या बॉयंस लिखा हुआ है और पता चला उसमें कहीं पे भी कोई फोर्स की बात नहीं आई, किस तरह का कोई थ्रस्ट की बात है, मतलब या फिर फोर्स लिखो। फोर्स इज़ ऑल्सो अ की वर्ड एंड थ्रस्ट इज़ ऑल्सो अ की वर्ड। ठीक है, थ्रस्ट की स्पेलिंग भी आप लिख सकते हो THRUST। ठीक है, तो ये भी एक आपके जो अब एक तरीके से अपनी खुद की डिक्शनरी अगर बना रहे होगे, जो मैंने आपको सजेस्ट भी करा हुआ था कि डेली बेसिस पे आपको 5 वर्ड्स लिखने हैं। वर्ड्स की मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, और साथ में उसका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दिस कुड बी वन ऑफ दोज वर्ड्स फॉर टुडे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। लास्ट ऑलमोस्ट एंड है हमारा। तो डेंसिटी, तो डेंसिटी के बारे में क्या कह रहा है? डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज मास पर वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम मतलब अगर हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में या फिर इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम ऐसे वो लिख सकते हैं DENSITY इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो जाता है फॉर्मूला। तो अगर किसी ने आपको बोला कि जैसे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आ सकता है। साइंस में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चंस। तो डेंसिटी में अगर किसी ने पूछ लिया कि कोई भी एक मटेरियल है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी एक सब्सटेंस है जिसका मास इतना दिया हुआ है, वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, तो आपको डेंसिटी निकालना है, तो वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही अगर मान लो जैसे ये अगर ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये फार्मूला आपको दिया हुआ है और किसी ने आपको बोला कि इसमें से कोई भी दो चीज़ें दी हुई हैं, तो तीसरी चीज़ आप निकाल ही सकते हो। अगर किसी ने बोला कि मास दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है तो वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। वॉल्यूम राइट साइड में चला जाएगा, डेंसिटी नीचे चला आएगा। या फिर अगर किसी ने दे दिया
कि वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है, मास निकालो, तो आप मास निकाल सकते हो। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये इस पर्टिकुलर फार्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन इस पे बेस्ड अगर आता है तो। डेंसिटी इज़ ऑल अबाउट कि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो कितना ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक हैं, ठीक है। यही डेंसिटी बताता है। कोई भी मटेरियल, कोई भी सॉलिड मटेरियल है, उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। कोई भी लिक्विड है जो बहुत ही ज़्यादा विस्कस है, जो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड है, गाढ़ा लिक्विड में वो आ सकता है, जैसे आपके यहाँ पे जो हैंड वॉश आता होगा, हैंड वॉश इज़ मोर विस्कस देन वाटर। आप ऑयल ले सकते हो, ऑयल भी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? विस्कोसिटी ज़्यादा है, मतलब उसका गाढ़ापन ज़्यादा है। उसका मतलब क्या हुआ? उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे से जुड़े हुए हैं। मतलब वैसे है तो लिक्विड ही, वो तो अपना शेप तो उसका कोई डिफाइंड होगा नहीं, लेकिन ये है कि वो रिलेटिवली वाटर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, ग्रीस की बात अगर हम करें तो ग्रीस कैन ऑल्सो बी पुट इनटू दिस कैटेगरी ऑफ लिक्विड्स। वो भी एक तरीके का पेस्ट है, लिक्विड है, जिसके पार्टिकल्स, जैसे अब ग्रीस का क्या हुआ, किसी एक गोल डब्बे में डाल दिया तो गोल डब्बे के शेप ले लिया, स्क्वायर डब्बे में डाल दिया तो स्क्वायर डब्बे का शेप ले लिया। तो इससे हम बोल सकते हैं वो एक तरीके का लिक्विड है, लेकिन वो इतना ज़्यादा विस्कस है, इतना ज़्यादा गाढ़ा है कि वो बहुत आसानी से फ्लो नहीं करता, ठीक है। वो फ्लो नहीं कर सकता बाकी जैसे दूसरे लिक्विड्स करते हैं, जैसे ऑयल फ्लो करेगा या फिर वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। तो फ्लूइड्स आर ऑल अबाउट फ्लोटिंग कैपेसिटी, या फिर वो ऐसे फैल जाते हैं एक जगह पे, ठीक है। तो डेंसिटी का क्या कह रहा है कि मास पर वॉल्यूम। अगर कोई बोले कि मेरे पास कोई वो है, कोई एक पर्टिकुलर लिक्विड है जिसका मास मान लो 50 किलो है, और उसका वॉल्यूम अगर मान लो बोल दिया जाए कि 25 मीटर क्यूब है। ऐसे मीटर क्यूब में ही होता है उसका जो वो है यूनिट है, वो मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, लीटर हो सकता है, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम अगर हम करेंगे तो उससे उसकी डेंसिटी निकल आती है, उससे ये पता चलता है कि वो कितना गाढ़ा है कोई भी लिक्विड, ठीक है। तो आई होप ये आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, you can think of it as the amount of particles of a substance are packed into a certain amount of space। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि एक स्पेस डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ऐसे हम ले सकते हैं, जैसे मान लो कोई एक बॉक्स है, ठीक है, कोई छोटा सा बॉक्स है, उस बॉक्स में दो आइडेंटिकल बॉक्स आप ले लो ऐसे करके। एक बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ पानी डाल दो और दूसरे बॉक्स में कुछ मत डालो। तो जिस बॉक्स में आपने पानी डाला होगा और जिस बॉक्स में कुछ भी नहीं डाला होगा, जिसमें कुछ भी नहीं डाला होगा, उसमें क्या होगा? उसमें एयर होगा, ठीक है। एयर जिसमें होगा उसके पार्टिकल्स आपको पता ही है कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर दोनों ही बॉक्स आइडेंटिकल हैं और जिसमें पानी है उसके कितने पार्टिकल्स होंगे पानी के उस बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में जिसमें एयर था उसमें एयर के कितने पार्टिकल्स होंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है। जिस बॉक्स में वाटर रहा होगा उसमें वाटर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू अगर हम एयर की बात करें उससे, ठीक है। तो ये डेंसिटी यही बताता है। अगर बहुत ज़्यादा एयर होता उस पर्टिकुलर बॉक्स में तो हम ऐसे बोल सकते थे कि एयर की डेंसिटी इस बॉक्स में ज़्यादा है, मतलब इस बॉक्स की डेंसिटी ज़्यादा है। दूसरे बॉक्स में अगर वाटर इतना कम होता कि वाटर के पार्टिकल्स अगर हम काउंट कर सकते और हम ये देखते कि एयर से उसमें पार्टिकल्स कम है, तो हम ऐसे बोल सकते थे कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं या फिर वो जिस बॉक्स में वाटर है उसकी डेंसिटी कम है। लेकिन पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। हमें पता ही है कि अगर हम पानी की बात करें तो पानी बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है। मतलब अगर आप एक गिलास पानी ले लो और एक बड़ा सा कमरा पूरा ले लो, ठीक है, तो बड़े से कमरे में जितना एयर होगा, एयर के पार्टिकल्स होंगे, उससे कहीं ज़्यादा जो एक गिलास पानी होगा उसमें वाटर के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो इससे आप जो है रिलेट कर सकते हो डेंसिटी को, ठीक है।
लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कमरे की, तो कमरा और गिलास, इन दोनों को कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। जब भी हम डेंसिटी की बात करते हैं और उनको कंपेयर करने की बात करते हैं, तो वो हम जो है एक पर्टिकुलर बॉक्स की, एक डिफाइंड बॉक्स की बात करते हैं, या डिफाइंड रूम की बात करते हैं, जिसके अंदर ही वो हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मास पर वॉल्यूम दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कितना भी मास 1 लीटर में है अगर तो वो उसका जो है एक तरीके से डेंसिटी है। 2 लीटर में है तो वो डिवाइडेड बाय 2 आप करोगे तो वो जो है उसकी डेंसिटी निकल जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा। बाकी हम अगर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउट अगर होगा तो हम क्लास में वापस से डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, जब भी आप आओगे मेरे पास में, यू आर ऑलवेज़ मोस्ट वेलकम। लेकिन आपको मेहनत करना है, और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी आपको इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ पाए। ठीक है, तो अगर आपको ये पर्टिकुलर फार्मूला याद है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप वो क्वेश्चन बहुत ही ईजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the particles are packed tightly together, the density would be greater than if they are loosely packed with a lot of empty space around them. वही मैंने गैस की और वाटर की बात जो करी थी, सेम चीज़ इसमें कह रहा है। The second point is this is taken as mass per unit volume of a given object. The SI unit is kg per meter cube. ये m3 नहीं है, m के ऊपर 3 का पावर है। ठीक है, तो kg पर मीटर क्यूब, ये इसको स्लैश ऐसे बनाते हैं, या फिर हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं kg पर मीटर क्यूब। लेकिन इससे क्या होता है कि ये स्पेस ज़्यादा लेता है, 2 लाइंस ले सकता है, इसलिए हम इस फॉर्म में लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना kg पर मीटर क्यूब कैसे हुआ। आपको फॉर्मूला याद होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम को मैंने बोला था कि मीटर क्यूब भी उसको लिख सकते हैं और लीटर भी लिख सकते हैं। तो मास की जो यूनिट होती है वो होती है kg, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब या फिर लीटर। ठीक है, तो यहाँ से आता है। क्यूबिक सेंटीमीटर भी होता है, सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। जब सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो वहाँ पे किलोग्राम की जगह पे ग्राम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये SI यूनिट भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि अगर आपको मास की यूनिट पता थी, वॉल्यूम की यूनिट पता थी, जो कि आपको पता ही होती है, तो आप डेंसिटी की भी यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज डेंसिटी इज़ द रीज़न सम ऑब्जेक्ट्स सिंक एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फ्लोट। तो जो हम सिंक और फ्लोट की बात कर रहे थे, बॉयंट फोर्स की बात कर रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं डेंसिटी आता है। एक आयरन बोल्ट जो होता है, एक जो कील होता है लोहे का, वो डूब जाता है पानी में, और वहीं पे एक बड़ा सा जहाज, शिप, वो नहीं डूबता है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, तो जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा, जहाँ पे डेंसिटी की रिलेटिवली कम होगी उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। ठीक है, तो जैसे जो बोल्ट होगा, बोल्ट के केस में बोल्ट की डेंसिटी रिलेटिवली ज़्यादा है वाटर से, तो बोल्ट जो है वाटर पे जितना फोर्स लगा पाता है उतना, उससे कम ही फोर्स वाटर उसके ऊपर लगा पाता है, इसलिए बोल्ट नीचे डूब जाता है। अगर उससे ज़्यादा लगाता तो बोल्ट कभी भी नीचे नहीं गिरता। और वही शिप के सिचुएशन में भी ये ऐसे ही होता है। शिप के सिचुएशन में आप जो है खुद से ये रीज़न दे सकते हो। अगर मैंने ये रीज़न दिया हो तो दूसरा रीज़न आप खुद से ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।